दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुसलमान होकर एक हिंदू राजा से शादी कर लेती है, जबकि उस राजा की पहले से एक पत्नी होती है। और वहाँ उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसे अपनी और उस राजा की जान लेनी पड़ी। और ये जुबैदा नाम की एक लड़की की कहानी है जो एक अदाकारा हुआ करती थी, और उसी के बेटे ने इस मूवी की कहानी लिखी। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 1952 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रियाज नाम के बच्चे को किसी की मैयत में फूल चढ़ाते हुए देखते हैं। और फिर वो भागते हुए अपनी नानी के पास गया। उसने अपनी नानी से पूछा कि आप रो क्यों रही है। उसकी नानी ने उसे बताया कि जब कोई मर जाता है तो रोते हैं। रियाज ने पूछा कि कौन मर गया है। उसकी नानी ने बताया कि था कोई अपना जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। घर जाकर रियाज की नानी उसके नाना सुलेमान से कहने लगी कि आपने उस बेचारी को मिट्टी तक नहीं दी। आपकी इकलौती बेटी अब मर चुकी है, अब तो उसे माफ कर दो कि उसकी रूह को भी नहीं बख्शोगे। और यहाँ हम बता दें कि वो अपनी बेटी जुबैदा की बात कर रही है, जिससे उसके पिता नफरत करते हैं। आज उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन सुलेमान सेठ अपनी बेटी को मिट्टी देने भी नहीं गए। और फिर रियाज स्कूल जाने लगा। बस स्टॉप पर एक बच्चा उससे कहने लगा कि तेरी मम्मी तो मर गई है, तो स्कूल क्यों जा रहा है। लेकिन रियाज अपनी नानी माँ को ही अपनी माँ समझता है। उसको नहीं पता कि उसकी कोई माँ भी थी। और इसी बात को लेकर वो उस बच्चे से झगड़ने लगा और नाराज होकर घर चला गया। और फिर जानबी ने रियाज को उसका मन रखने के लिए उसकी माँ जुबैदा की कहानी सुनाई कि उसकी माँ परियों की शहजादी थी और अब वो आसमान में रहती है। और यहाँ से हमें 1980 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर रियाज अब बड़ा हो चुका है और वो बम्बई में बॉलीवुड में जर्नलिस्ट है। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर अपनी माँ जुबैदा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। और इसी छानबीन के दौरान उसी जुबैदा के स्टूडियो के बारे में पता चलता है, क्योंकि जुबैदा ने एक फिल्म भी की थी, लेकिन उसके पिता ने वो फिल्म कभी रिलीज नहीं होने दी। और फिर वहाँ से उसे स्टूडियो के डांस मास्टर हीरालाल के बारे में पता चलता है। यहाँ रियाज ने हीरालाल से ये नहीं बताया कि वो जुबैदा का बेटा है। उसने बताया कि एक जमाने में जुबैदा के पिता सुलेमान सेठ उस स्टूडियो के मालिक हुआ करते थे। सुलेमान सेठ एक फिल्म डायरेक्टर थे और उसकी बेटी जुबैदा एक मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी। वो अक्सर हीरालाल के पास डांस सीखने के लिए आती थी। जुबैदा के पिता उसकी माँ से ज्यादा अहमियत रोज नाम की एक औरत को देते थे, जो सुलेमान के स्टूडियो में काम करती थी। और जब एक दिन जुबैदा ने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया तो सामने बैठे एक फिल्म डायरेक्टर ने जुबैदा को फिल्म के लिए साइन कर लिया। और ये बात सुनकर जुबैदा भी बहुत खुश थी। और इसी तरह फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। और एक दिन सेट पर जुबैदा के पिता आ जाते हैं। उन्हें जब पता चला कि जुबैदा फिल्म में काम कर रही है तो उनका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। वो जुबैदा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। जुबैदा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन सुलेमान ने गुस्से से अपनी गन निकाल ली और जुबैदा को अपने साथ घर ले गए। और इसके बाद हीरालाल को बस ये पता था कि जुबैदा ने किसी से शादी की और फिर उसका मर्डर हो गया। मतलब यहाँ से आगे की कहानी रियाज को किसी और से सुननी थी, क्योंकि हीरालाल को बस इतना ही पता था। और वो रियाज को ये भी बताता है कि आगे की कहानी तो मैं रोज सुनाएगी, उसे सब कुछ पता है। रियाज ने अपनी नानी से रोज के बारे में पूछा। रोज का नाम सुनते ही वो रियाज पर चिल्लाने लगी। उसने बताया कि तेरे नाना और तेरी माँ दोनों पर उसने जादू कर रखा था। और फिर एक दिन अचानक जुबैदा के पिता ने एक पार्टी में जुबैदा की शादी का ऐलान कर दिया। उस लड़के का नाम महबूब आलम था। और ये सुनकर जुबैदा भी हैरान थी और वो नाराज होकर पार्टी को छोड़कर वहाँ से चली गई। जुबैदा भी अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसकी यहाँ एक न चली। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो अपने पिता से माफी मांगे। जिस तरह वो पार्टी छोड़कर आई है, उसके पिता की इससे बेइज्जती हुई है। जुबैदा अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो अपनी माँ के लिए अपने पिता से माफी मांगती है। और फिर महीने के आखिर में जुबैदा का निकाह महबूब आलम से कर दिया जाता है। और ये वक्त था सन 1947। जुबैदा का पति घर जमाई बनकर उसके घर रह रहा था, लेकिन महबूब आलम के पिता को बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान जाना था। उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना था और महबूब आलम अपने पिता का कहा नहीं टाल सकता था। और तब जुबैदा माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों के बाद जुबैदा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। परिवार में सब खुश थे, लेकिन जिद अभी भी पाकिस्तान जाने की थी।
जुबैदा के पिता भी अपनी बेटी को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते थे और इसी के चलते जुबैदा का उसके पति से तलाक हो जाता है और वो ये देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। और इन सब में जुबैदा का दिल बहुत दुखा। उसने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया था। ना वो कहीं जाती थी और ना किसी से मिलती थी। वो बस अपने बेटे रियाज के साथ रहती थी। उस दिन रोज भी जुबैदा के घर आई थी जब उसने अपनी शादी की सभी निशानियों को आग में जला दिया। रोज ने जुबैदा को समझाया कि इस भूत बंगले में रहकर तुम भी भूत बन जाओगी, तुम इसी तरह दीवारें ताकती रह जाओगी। रियाज का ध्यान तुम्हारी माँ भी रख सकती है, तुम मेरे साथ चलो और बाहर की दुनिया देखो। रोज जुबैदा को एक गेम स्टेडियम में लेकर गई। वहाँ पर उसकी मुलाकात जोधपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह से हुई। विजेंद्र सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, वो जुबैदा को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे और फिर जुबैदा रोज के साथ विजेंद्र सिंह से मिलने जाने लगी। कुछ ही वक्त में विजेंद्र सिंह और जुबैदा एक दूसरे को पसंद करने लगे। जुबैदा के घर भी विजेंद्र सिंह की तरफ से महंगे महंगे तोहफे आने लगे। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो वो जुबैदा पर बहुत नाराज हुई। उसने बताया कि वो जोधपुर के राजा हैं और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो तो हिंदू हैं, वो तुमसे शादी कैसे करेंगे और पता नहीं पहले से उनके महल में कितनी रानियां भरी पड़ी होंगी और तुम एक बच्चे की माँ हो, तुम्हारा बच्चा आखिर कहाँ जाएगा। लेकिन जुबैदा को महाराजा विजेंद्र सिंह पर पूरा यकीन है कि वो उसके बच्चे को जरूर अपनाएंगे। वो अपनी माँ को समझाने लगी कि बस एक बार उनसे मिल लीजिए और अपनी बेटी की खुशी के लिए वो राजा विजेंद्र सिंह से मिलने के लिए तैयार हो गई। विजेंद्र सिंह ने उसकी माँ को बताया कि जुबैदा उसकी दूसरी पत्नी होगी क्योंकि उसका पहला विवाह 12 साल की उम्र में चंद्रपुर की राजकुमारी से हो गया था। उसका नाम मंद्रा देवी है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की। और वो रियाज को भी गोद लेने के लिए तैयार थे। लेकिन जुबैदा की माँ का कहना था कि वो अपने नवासे को हिंदू तरबियत से नहीं पलने देंगे। लेकिन राजा विजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि रियाज की परवरिश एक मुसलमान की तरह भी हो तो फिर भी हम उन्हें गोद लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस शादी के लिए जुबैदा की माँ ने एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि वो रियाज को अपने पास रखेंगी। जुबैदा के लिए अब ये बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने अब भी राजा विजेंद्र सिंह का साथ चुना। जुबैदा के पिता को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने जुबैदा की शादी पहले खुद करवाई थी और वो शादी कितने वक्त तक चली उन्हें भी पता था। इसलिए वो इस बार खामोश ही रहे। और यहाँ से आगे की कहानी रियाज ने अपनी माँ की डायरी में पढ़ी। जुबैदा ने राजमहल में जाने के बाद उसके साथ जो जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। उसके लिए एक अलग राजमहल बनाया गया था। उसे वहाँ जाकर ऐसा लगा जैसे वो अलग सी दुनिया में आ गई हो। राजा विजेंद्र सिंह भी जुबैदा का बहुत ध्यान रखते थे। दोनों की शादी के बाद उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। अगले दिन राजा ने जुबैदा से कहा कि बड़ी रानी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तुम पूरे 11 बजे वहाँ पहुँच जाना। लेकिन जुबैदा का इस पर कहना था कि मैं ही क्यों जाऊँ मिलने, वो भी तो मुझे मिलने यहाँ पर आ सकती हैं। राजा ने इस पर कहा कि यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं और वो तुम्हें फॉलो करने होंगे। लेकिन जुबैदा को यहाँ लग रहा था कि राजा बस उसके हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, जब जुबैदा बड़ी रानी मंदिरा से मिलने जाने लगी तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे लग रहा था कि मंदिरा बहुत ज्यादा खड़ूस होगी, बड़ी रानी है तो रौब भी जमाएगी। लेकिन उससे मिलने के बाद पता चला कि वो बिल्कुल नरम दिल हैं। उन दोनों ने बहुत सारी बातें की। जुबैदा उसके बच्चों से भी मिली। उसके बच्चे देखकर उसे रियाज की याद आ गई। मंदिरा ने उससे कहा कि उसे महल के और रानी होने के तौर तरीके सीखने होंगे और अगले दिन से ही वो सब कुछ सीखने लगी। और आज उसकी मुलाकात राजा के छोटे भाई उदय से होती है। उदय एक अच्छा इंसान नहीं है। उसके नजरों में दूसरों के मान सम्मान का कोई लिहाज नहीं है। जुबैदा ने राजा से कहा कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है क्योंकि वो दिन भर महल में अकेली रहती है और वो इसे यहाँ लाना भी चाहती है। राजा ने कहा कि चिंता मत करो, ये भी काम हो जाएगा। और दूसरी तरफ रियाज अपनी नानी माँ के साथ बड़ा हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी माँ को पूरी तरह भूल चुका था। अगले दिन राजा एक नायाब तोहफा लेकर आए। जुबैदा उसे देखकर कहने लगी कि आपको कैसे पता कि मुझे ऐसा ही हार चाहिए था। राजा ने उसे बताया ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बड़ी रानी मंदिरा के लिए है। ये सुनकर जुबैदा को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि आप पहले मेरे लिए तो कभी ऐसी चीज लेकर नहीं आए। राजा ने बताया कि कल मंदिरा का जन्मदिन है, इसलिए मैं ये तोहफा लेकर आया हूँ। और जब अगले दिन राजा ने मंदिरा को अपने हाथों से वो हार पहनाया तो ये सब देखकर जुबैदा को अच्छा नहीं लगा और फिर वो अपने महल में आकर फिर से उसी हार की मांग करने लगी। लेकिन राजा ने उससे कहा
कि मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा तोहफा है। राजा ने जुबैदा को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और सरप्राइज था उसकी माँ और उसका बेटा रियाज। अपनी माँ और बेटे से मिलकर जुबैदा बहुत खुश थी। उसकी माँ ने बताया कि जब तू चली गई तो ये कई दिनों तक रोता रहा, लेकिन अब ये मुझे ही अपनी माँ समझता है। जुबैदा अपनी माँ से कहने लगी कि ये कैसी सजा है जो आप और अब्बा मुझे दे रहे हैं, क्या अब्बा मुझे याद करते हैं? उसकी माँ ने बताया कि तू अपने अब्बा के लिए मर चुकी है और वो तुझसे नफरत करते हैं और मैं उनसे झूठ बोलकर रियाज को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। कुछ वक्त जुबैदा ने अपने बेटे के साथ बिताया और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम रियाज को महल में आते हुए देखते हैं। उसकी सच्चाई यहाँ किसी को भी पता नहीं है। रियाज महल में जाकर देखता है तो वहाँ सब लोगों की तस्वीरें थी जिसका उस डायरी में जिक्र हुआ था, लेकिन जुबैदा की यहाँ कोई भी तस्वीर नहीं थी। उसके बारे में जब रियाज ने महल के लोगों से पूछा तो वो लोग जुबैदा को गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि वो हमारे राजा को खा गई और वो राजा की पत्नी नहीं बल्कि उनकी रखेल थी। वहाँ पर कोई भी जुबैदा का नाम लेना भी पसंद नहीं करता और फिर उसने रानी मंदिरा से मिलने की अनुमति मांगी। रियाज ने मंदिरा को अपनी सच्चाई बताई कि मैं जुबैदा का बेटा हूँ। मंदिरा बूढ़ी हो चुकी है। उसे पता है कि जुबैदा की वजह से ही उसकी पति की जान गई है, लेकिन उसने फिर भी रियाज से जुबैदा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। उसने जुबैदा की कुछ और डायरियाँ रियाज के सामने रख दी और यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जुबैदा और मंदिरा की बहुत अच्छी बनती थी। मंदिरा उसे अपनी छोटी बहन समझती थी। एक दिन जुबैदा मंदिरा से कहने लगी कि क्या दीदी आप मुझसे जलती हैं? यदि मैं आपकी जगह होती तो आपकी आंखें नोच लेती। मंदिरा ने उसे कहा कि वो उससे बिल्कुल नहीं जलती। वो तो एक आजाद पंछी है जिसे हर कोई अपने पिंजरे में कैद करना चाहता है। जुबैदा ने कहा कि आपको पता है मैं आपसे कितना जलती हूँ। आप में और राजा में एक अजीब सा अपनापन है। और फिर कुछ देर बाद गणगौर पूजा होने वाली थी। जुबैदा को अभी भी महल के पूरी तरह से तौर तरीके नहीं आते थे। वो किसी बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहती थी। और फिर जुबैदा और मंदिरा के सामने गांव की औरतों ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया, लेकिन जुबैदा उन गांव की औरतों के साथ में खुद ही नाचने लगी। और ये बात मंदिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि रानी का एक लहजा होता है और वो गांव की आम औरतों के साथ कैसे नाच सकती थी। पूजा के बाद मंदिरा उसे समझाने लगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। जुबैदा उस पर चिल्लाने लगी कि इस महल में आकर मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं और मुझे यहाँ कैद होकर नहीं रहना। और फिर नाराज होकर वहाँ से चली गई। शाम को राजा उसके महल में गए और उसे समझाया कि तुमने गलत किया है, तुम्हें रानी से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बातों के मायाजाल से राजा ने उसे मना लिया और जुबैदा ने अगले ही दिन मंदिरा के पास जाकर उससे माफी मांगी, लेकिन मंदिरा उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। राजा का भाई उदय अक्सर जुबैदा की कोठी में जाया करता है और जुबैदा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब राजा को पता चलता है कि भारत सरकार राजा महाराजाओं की जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, इसलिए राजा एक अपनी अलग पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ेंगे और उसे अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा था और इन सब में मंदिरा उसका पूरा साथ देने वाली थी। दूसरी तरफ जुबैदा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उसका यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि जब किसी का सहारा चाहिए होता है तो राजा सिर्फ और सिर्फ मंदिरा के पास जाते हैं। और जब अगले दिन राजा जुबैदा से मिलने आए तो उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, क्योंकि वो उसे वक्त नहीं दे रहे थे और वो चाहती थी कि जिस तरह मंदिरा उसका चुनाव में साथ दे रही है वो भी राजा का साथ देना चाहती है। राजा ने कहा कि यदि तुम साथ आई तो शायद वोट घट जाएंगे। और यहाँ राजा का मतलब साफ था, क्योंकि जुबैदा एक मुसलमान है, इसलिए वो उसे कहीं साथ नहीं लेकर जाता। जुबैदा उस पर चिल्लाने लगी कि आपको मुझे कबूलने में शर्म आती है, कहीं लोगों को पता न चल जाए कि मैं एक मुसलमान हूँ। दोनों के झगड़े का फायदा उदय उठाने लगा। जुबैदा इन सब से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। और फिर जिन 45 सीटों पर राजा ने उम्मीदवार खड़े किए थे उनमें से 40 सीटें राजा ने जीती और अब कांग्रेस हाईकमांड से बात करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। इसके लिए मंदिरा भी उनके साथ जाएगी। वो दोनों अपने प्राइवेट प्लेन से जाने वाले थे। जब जुबैदा को इस बारे में पता चलता है तो वो भागती हुई राजा के पास आ जाती है और जिद करने लग जाती है कि मैं भी दिल्ली जाऊंगी। राजा ने कहा कि इस प्लेन में सिर्फ 2 जने ही बैठ सकते हैं। जुबैदा ने कहा कि मंदिरा दीदी इस बार मैं जाऊंगी, आप नहीं। और जुबैदा प्लेन में जाकर बैठ गई और उसके साथ राजा भी जाकर बैठ गए और कुछ ऊंचाई पर प्लेन चढ़ते ही वो क्रैश हो गया और राजा और जुबैदा की उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत बहुत सारे सवाल छोड़ गई। वहीं जहां लोगों का मानना है
कि उनके किसी आपसी ने ये प्लेन क्रैश कराया था और राजा के छोटे भाई उदय का मानना है कि जुबैदा ने खुद ही वो प्लेन क्रैश किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी आज तक पता नहीं चल पाया। और ये जो मूवी बनाई गई है ये जुबैदा के बेटे ने ही बनाई थी, क्योंकि वो बॉलीवुड में एक फिल्म डायरेक्टर बन चुके थे और उन्होंने जुबैदा के साथ और भी मूवियाँ डायरेक्ट की हैं। लेकिन इस मूवी में तो यही दिखाया गया है कि जुबैदा का सिर्फ एक ही बेटा था और इस मूवी में दूसरे बेटे का जिक्र ही नहीं किया गया। वहीं बताया जाता है कि जुबैदा और राजा का एक बेटा था, उसकी शादी भी की गई लेकिन गला काटकर उसको मार दिया गया। और जुबैदा का बड़ा बेटा रियाज आज भी अपने भाई की मौत की सच्चाई जानना चाहता है। और रियाज का असली नाम था खालिद मोहम्मद, जिन्होंने कई मूवियों की स्क्रिप्ट लिखी। रियाज अपनी माँ की कहानी इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़ गई। उसकी माँ की जिंदगी में क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी पता नहीं था। जुबैदा उस वक्त की अदाकारा हुआ करती थी। जिस फिल्म की उसने शूटिंग की थी वो फिल्म उसके पिता ने कभी भी रिलीज नहीं होने दी, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अदाकारा नहीं बनाना चाहते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।